वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे फूड चेन, खाद्य श्रृंखला और फूड वेब, खाद्य जाल, फ्लो ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है और पिरामिड्स। इन सभी टर्म्स को समझेंगे जो आपके इकोसिस्टम में पाए जाते हैं और आपके ईवीएस के जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ से अधिकतर पूछे जाते हैं। तो आपका टीटी का पेपर हो या सीटेट का हो या शिक्षक भर्ती का हो, जहाँ से भी ईवीएस के क्वेश्चन बनने हैं तो इन टर्म्स को जानना आपके लिए आवश्यक हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स, समझते हैं कि खाद्य श्रृंखला, फूड चेन क्या होता है, फूड चेन से क्या मतलब है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, पसंद आने पर लाइक एंड शेयर भी करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फूड चेन, फूड चेन एक खाद्य श्रृंखला से हमें क्या पता लगता है? खाद्य श्रृंखला से हमें ये पता चलता है कि प्रत्येक जीवित चीज़, जो भी कोई भी एलिमेंट हो सकता है, पौधे हों, जीव जंतु हों, कुछ भी को उनको अपना भोजन कैसे मिलता है। जैसे कुछ जानवर पौधों को खाते हैं और कुछ जानवर अन्य जानवरों को खाते हैं। तो इस फूड चेन में प्रत्येक लिंक जो होता है वो अगले लिंक के लिए भोजन का काम करता है। ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, इसी को श्रृंखला यहाँ पे कहा गया है। चेन से मतलब यही होता है कि एक लिंक दूसरे लिंक से जुड़ा हुआ है और आगे ये प्रोसेस चलता रहता है। अब जो भी कोई खाद्य श्रृंखला होती है तो यहाँ पर क्या होता है, एनर्जी का जो मेन सोर्स होता है वो क्या है? सूर्य। जो प्राथमिक उत्पादक है, मतलब जो प्रोड्यूसर है, उसके लिए मेन सोर्स का काम करता है। तो इस सूर्य से प्राप्त सोलर एनर्जी को पौधों के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। ये जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं इनके ही द्वारा ग्रहण किया जाता है और पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, उनमें हरा रंग होता है, तो वो इस सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब इस तैयार भोजन को दूसरे स्तर के उपभोक्ता के द्वारा उपयोग किया जाता है। तो ये तो हो गई इसकी एक सामान्य बात कि खाद्य श्रृंखला को अगर हम एक जनरल वे में किसी को समझाना चाहें तो वो ये होता है कि खाद्य श्रृंखला क्या होती है। अब आगे आप देखिए कि खाद्य श्रृंखला क्या होता है। इसकी जो एक रिटन फॉर्म है इसकी क्या है? खाद्य श्रृंखला विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का एक ऐसा क्रम है, वही चेन की बात की गई है, जिसमें किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है और जीवों के द्वारा जो ऊर्जा का प्रवाह होता है ये यूनिडायरेक्शनल होता है, एक दिशी होता है। इसको हम आगे समझेंगे कि ये किस तरह से होता है, एक फ्लो डायग्राम के द्वारा देखेंगे। अभी इसका आप देखिए, ये एक क्या है? घास स्थल का पारितंत्र है। यहाँ पर ये देखिए घास स्थल का पारितंत्र है। इसकी श्रृंखला में क्या क्या जो है घटक दिए गए हैं। इसमें ये देखिए घास है जो कि ग्रीन होता है, ग्रीनरी होती है इसमें, और ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में उत्पादक का काम करती है। इस उत्पादक के द्वारा ये देखिए प्राथमिक उपभोक्ता टिड्डा इस पर डिपेंड रहता है। इस चेन को ऐसे ही बढ़ता हुआ दिखाया गया है। यहाँ पर ये एक दूसरे से लिंक है। अब इस टिड्डे पर क्या है? ये मेढक आश्रित रहते हैं, है ना। अब मेढक क्या हो गए? द्वितीयक उपभोक्ता हो गए। और उसके बाद इन पे मेढक का भक्षण कौन करता है? ये सर्प करते हैं। ये क्या हो गए? तृतीयक उपभोक्ता, उच्च श्रेणी के ये उपभोक्ता हो गए। तो ये हो गया एक घास स्थल पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला, ये हो गई। आगे देखिए, अब जो हमारा बायोटिक कंपोनेंट्स होता है उसमें क्या चीज़ें होती हैं? जीवित वस्तुएं होती हैं। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जैविक और अजैविक दो घटक पाए जाते हैं जो एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। ऐसा हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, ये आप सभी जानते हैं, और आपने अगर नहीं देखा है तो उन वीडियोस को देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में है। अब इन जीवित संगठनों में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? उसमें देखिए उत्पादक होते हैं, उपभोक्ता होते हैं और अपघटक होते हैं। उत्पादक क्या है? वे सभी पौधे जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, जैसे पौधे हो गए। अब इन पे क्या होता है? उपभोक्ता, जैसे जानवर और मनुष्य दोनों ही इन पे डिपेंड होते हैं। इसमें प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक, तृतीयक ये सभी आते हैं। तो वे जीवधारी जो अपना भोजन हरे पौधों से प्राप्त करते हैं, ये क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। अब इसमें
देखिए मनुष्य भी दिया है, जानवर भी दिया है। तो मनुष्य क्या है, द्वितीयक और तृतीयक दोनों श्रेणी में आता है। कैसे? जब शाकाहारी भोजन वो ग्रहण करता है, मतलब शाक भाजी, हरी साग सब्जियों को ग्रहण करता है, इनका सेवन करता है, तो वो प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आएगा। लेकिन जब मांसाहारी होता है, वो मांसाहारी चीज़ों का भक्षण करता है, तो वो द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी में आएगा। तो यहाँ आपको ये दोनों ऑप्शन ध्यान रखना है कि प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता में मनुष्य जो है दोनों में आता है। ठीक है। अब घटक, यहाँ पर देखिए कवक एवं जीवाणु आते हैं। अब घटक क्या होते हैं? वे जीव होते हैं जो डिकम्पोज या सड़न या क्षय की प्रक्रिया को तेज करते हैं। अगर ये ना हो तो क्या होगा? पर्यावरण में असंतुलन हो जाएगा। अब इसी से पोषक तत्वों का चक्रीकरण होता है, जिससे कि एक साइकिल चलता रहता है और वो चीज़ें फिर प्रकृति में वापस आती हैं। इसमें क्या क्या आते हैं? जैसे फंगस और बैक्टीरिया होते हैं, कई तरह के प्रोटोजोआस होते हैं, अर्थवॉर्म, केचुआ, ये भी आप जानते हैं अपघटक का काम करता है। केचुओं को किसानों का मित्र कहा गया है इसीलिए क्योंकि ये मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, है ना, आपने पढ़ रखा होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ऊर्जा का अंतरण क्रमबद्ध स्तरों की एक श्रृंखला में होता है, जिसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। इसी तरह ये प्रोसेस जो है चलता रहता है। आगे देखिए, ये है एक समुद्री पारितंत्र। इसमें भी खाद्य और आहार श्रृंखला पाई जाती है। पिछला जो ब्लॉक डायग्राम था उसमें हमने घास पारितंत्र की श्रृंखला पढ़ी थी, खाद्य श्रृंखला। यहाँ पर देखिए समुद्री पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला है। इसमें देखिए क्या है कि डायटम, स्वपोषी, जो कि बहुत लो लेवल के हैं, उत्पादक का काम करेंगे। इनके ऊपर आते हैं शाकाहारी उपभोक्ता, फिर है यहाँ पर ये मांसाहारी उपभोक्ता, हेरिंग। तो इस तरह से ये हो गया एक समुद्री पारितंत्र का ये उदाहरण हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप एक लाइक तो हमारे लिए बनता ही है, लाइक ज़रूर करिए और फ्रेंड्स के बीच में शेयर करिए। आगे देखिए, टाइप्स ऑफ फूड चेन, ये कितनी तरह की होती हैं? पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत सामान्य रूप से 3 तरह की भोजन श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। तो इसमें कौन कौन सी होती हैं? देखिए, परभक्षी होती है, जिसको हम प्रीडेटर फूड चेन कहते हैं। परभक्षी दूसरों का भक्षण करने वाले, है ना, ऐसी भोजन श्रृंखला। इसमें क्या होता है? इस तरह की ये भोजन श्रृंखला होती है जिसमें प्राथमिक उपभोक्ता कौन से? शाकाहारी जो होते हैं, इनसे प्रारंभ होती है और अंतिम मांसाहारी उपभोक्ता पर समाप्त होती है। कि जो लास्ट की स्टेज होगी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, जो अंतिम मतलब उच्च वर्ग की जो श्रेणी होगी, वहाँ पर ये समाप्त होती है। और इसी बीच में क्या होता है? खाने और स्वयं के खा जाने के लिए ये जो प्रोसेस होता है ये होता रहता है। जैसे आपने देखा था पिछले ब्लॉक डायग्राम में ना, कि टिड्डी थी, फिर मेंढक, फिर सांप, इस तरह से करके एक चेन बनी हुई दिखाया गया था पिछले ब्लॉक डायग्राम में। अब यहाँ पर देखिए पैरासिटिक, परजीवी और मृतजीवी, इनको भी समझिए। परजीवी क्या होते हैं? परजीवी पैरासाइट, वे पशु और पौधे होते हैं जिनके भोजन का स्रोत क्या होते हैं? जीवित पौधों तथा जीवित पशुओं के शरीर से प्राप्त होता है। अब ये क्या होते हैं? जीवित पशुओं से पाए जाते हैं, जीवित पशुओं या जीवित पौधों के शरीर से प्राप्त करे जाएंगे इनका जो भोजन का सोर्स होगा। तो इसमें भी ये 2 तरह के होते हैं, एंडोपैरासाइट्स और एक्टोपैरासाइट्स। इसमें एंडोपैरासाइट्स कौन से होते हैं? जो कि होस्ट के, मेजबान के शरीर के अंदर रहते हैं। इसमें कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे टेपवर्म, कि ये आंतों में पाए जाते हैं, मनुष्य की आंतों में। लिवर फ्लूक्स होते हैं, कई तरह के वर्म्स पाए जाते हैं, प्रोटोजोआंस पाए जाते हैं, जो कि ये शरीर के अंदर पाए जाते हैं, तो इन्हें एंडोपैरासाइट्स कहते हैं। और दूसरे होते हैं शरीर के बाहर, जैसे बहुत इजी उदाहरण आप सभी जानते हैं, जैसे जुएं, सिर पे जुएं पड़ जाती हैं, तो ये क्या है? ये भी क्या है? हमारे ऊपर ये आश्रित है, मतलब ये हमारे शरीर के ऊपर पाए जा रहे हैं, हमारे जो बालों की त्वचा है उसमें हैं, और इन्हें एक्टोपैरासाइट्स कहेंगे क्योंकि ये बाहर से जो है हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ये हो गए एक्टोपैरासाइट्स। ठीक है, और आगे फिर क्या है? यहाँ पर ये देखिए मृतजीवी, सैप्रोफाइटिक, ये क्या होते हैं? ऐसे जीवित प्राणी जो किसी मृत अथवा अपघटित अवयविक पदार्थ को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो ये मृत पदार्थों से अपने भोजन को प्राप्त करेंगे, और इसका भी डिकम्पोज होना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो क्या होगा कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, है ना। तो इस तरह से ये हो गया टाइप्स ऑफ फूड चेन। अगला देखिए फूड वेब,
ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स है, बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं है। लेकिन फूड वेब क्या होता है, तो जो इसको खाद्य जाल भी कहते हैं। खाद्य जाल पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं जो फूड चेन्स होती हैं मिलकर एक जाल का निर्माण करती हैं, जिसे खाद्य जाल कहते हैं, फूड वेब कहते हैं। इसमें क्या होता है, खाद्य ऊर्जा का प्रभाव ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। जैसे क्या होता कि उसमें तो एक ही डायरेक्शन में हो रहा था फूड चेन में, लेकिन फूड वेब में क्या होता है, विभिन्न डायरेक्शन में ये हो सकता है। एक खाद्य श्रृंखला का संबंध दूसरी खाद्य श्रृंखला से होता है। इसको ऐसे समझिए, जैसे कभी कभी क्या होता है, एक प्रकार का पौधा अथवा पशु एक से अधिक प्रकार के पशुओं द्वारा खाया जाता है। इस प्रकार से क्या हुआ, दो अथवा दो से अधिक भोजन श्रृंखलाएं एक दूसरे से जुड़ जाती हैं, क्योंकि उसका जो उस पर जो आश्रित हैं वो कई प्रकार के लोग हो सकते हैं, बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि एक ही पौधे को खाने वाले डिफरेंट प्रकार के प्राणी हैं। तो इस तरह से वो कई अलग अलग खाद्य श्रृंखलाएं बन जाती हैं, एक ही चेन ना बन के बहुत सारी बन जाती हैं, और ये सब आपस में कनेक्ट हो जाती हैं। तो ये क्या हो गई, फूड वेब का काम करेंगी, खाद्य जाल का निर्माण करती हैं। ठीक है, ये हो गया फूड वेब के बारे में। ये सब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ईवीएस के जो क्वेश्चन बनते हैं वो इन्हीं सब चीज़ों से बनते हैं। कहने को तो बहुत सी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप नहीं समझते हैं, आपका फंडा क्लियर नहीं है, तो ये फिर आपके लिए क्या करेंगी, दिक्कत करती हैं। इनका जो है फिर क्वेश्चन से गलत होने की संभावना ज़्यादा होती है। आगे देखिए, ऊर्जा का प्रभाव, फ्लो ऑफ एनर्जी। अब पारिस्थितिक निकाय में क्या होता है, ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सौर ऊर्जा है, सूर्य है, और जैव मंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए, केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा कि लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी के नियम, प्रथम नियम था, पहला जो उनका नियम था, इसके अनुसार यहाँ पर ये देखिए, इसमें ये कहा गया है ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है ना, ना उसको नष्ट कर सकते हैं और ना उसको सृजन हो सकता है। इसका क्या होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है, यह एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में परिवर्तित हो सकती है। तो इसको हम खाली बदल सकते हैं, लेकिन ऊर्जा का कभी नष्ट नहीं किया जा सकता है। तो इकोसिस्टम में आप जानते हैं कि प्राथमिक स्रोत सूर्य होता है, और जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है। तो ये तो फैक्चुअल है कि एक दिशी होगा, और जब खाद्य जाल की बात होगी फूड वेब की, तो वो कई दिशाओं में हो सकता है। ठीक, ये क्लियर होगा आपको। दूसरा नियम क्या होता है, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, जब ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है तो क्या होता है, उसका कुछ लॉस होता है, कुछ एनर्जी लॉस होता है। अब इस जो लॉस की जो बात कही गई थी, वो जो नियम दिया था, ये दिया था लिंडेमान ने। यहाँ पर ये देखिए, लिंडेमान ने 1942 में 10% का नियम, इसको जो है 10% का नियम कहा गया, इन्होंने अपना दिया था। इन्होंने ये बताया कि विभिन्न पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों की जो सकल उत्पादकता का जो होता है 10% भाग ही, ये देखिए 10% भाग ही शाकाहारियों द्वारा एसिमिलेशन इसका हो पाता है। मतलब जो क्या होता है, जो फाइनल प्रोडक्ट होगा उत्पाद में, उसमें क्या होगा, कम ऊर्जा होगी। जो फाइनल स्टेज में होगा, चेन के द्वारा जो अंतिम स्टेज पे पहुंचेगा, वहाँ पर ऊर्जा की मात्रा कम होगी। तो ऊर्जा का जो प्रभाव होता है उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता की तरफ, प्राथमिक से द्वितीयक उपभोक्ता की तरफ, तथा अद्वितीयक से तृतीयक उपभोक्ता की तरफ ये प्रवाहित होता रहता है। इस तरह से एक जो है चेन बनती चली जाती है। तो इस तरह से यहाँ हमने देखा कि खाद्य कड़ी के प्रत्येक स्तर पर, मतलब प्रथम, द्वितीय, तृतीय और सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के उपभोक्ता जो स्तर होता है, इस पर जो उपभोक्ता होता है उसके द्वारा 10% संचित ऊर्जा को अपने शरीर भाग में रूपांतरित करता है। मतलब वो खाली 10% ऊर्जा को ही संचित कर पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये है इनका 10% का नियम। याद हो गया, किसने दिया था, लिंडेमान ने। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया हो कि एनर्जी लॉस हर स्टेज पे होता है। यहाँ पर आप देखिए, ये एक डायग्राम है, ये भी एक फ्लो डायग्राम है, पारितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का रेखा चित्र। यहाँ पर ये देखिए, वही चीज़ जो अब तक हम कहते आ रहे थे
कि सबसे पहला सोर्स देखिए सूर्य का प्रकाश है। यहाँ पर ये पौधा मतलब एक वृक्ष है, उत्पादक का काम करेगा, मतलब ये अपना भोजन बनाएगा क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। इसकी जो जड़ें हैं भूमि से जल वगैरह अवशोषित करती हैं और सूर्य का प्रकाश मिलता है। तो इस तरह इसमें क्या होगा कि ये अपना भोजन स्वयं बनाएंगे, उत्पादक का काम करेंगे, प्रोड्यूसर का काम करेंगे। अब इस पे जो डिपेंड होते हैं वो कौन है? शाकाहारी। इन पे जो शाकाहारी पक्षी और जीव जंतु डिपेंड करेंगे। तो यहाँ पे ये हो गया प्राथमिक उपभोक्ता। फिर उसके बाद यहाँ पर ये देखिए मांसाहारी। इस प्राथमिक उपभोक्ता पर यहाँ पर आगे द्वितीयक उपभोक्ता, इस पर डिपेंड करते हैं। तो ये क्या है? ये देखिए यहाँ पर एक ये चेन बनती चली जा रही है ना यहाँ पर। अब उसके बाद ये आ गया शीर्ष मांसाहारी। जो शीर्ष लेवल पर हैं वो तृतीयक उपभोक्ता हो गए, वो भी क्या हो गए? द्वितीयक उपभोक्ता पे डिपेंड कर रहे हैं यहाँ पर। तो इस हर पोषण स्तर पर ये जो उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा है ये घटती चली जाएगी। मतलब यहाँ तक पहुँचने में क्या होगा? एनर्जी लॉस घटता चला जाएगा, एनर्जी लॉस होता चला जाएगा, मतलब ऊर्जा की मात्रा घटती चली जाएगी। जो फाइनल स्टेज पे ऊर्जा पहुँचेगी वहाँ पर कम पहुँचेगी। अब क्या होता है? हर पारितंत्र की आहार श्रृंखला में 3 से 4 पोषण स्तर होते हैं। इनको भी आप यहीं पे समझिए कि जो पोषण स्तर होते हैं वो क्या होते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए जो उत्पादक का है, यहाँ पर ये पहला पोषण स्तर हो गया, ठीक है। उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता, मतलब ये दूसरा लेवल हो गया, ट्रॉपिकल लेवल। और फिर आता है द्वितीयक उपभोक्ता, यहाँ पर ये तीसरा हो जाता है। और उसके बाद आता है चौथा। तो ये 4 पोषण स्तर हो गए यहाँ पर। ये मतलब जो मांसाहारी स्टेज तक आते आते, या मांसाहारी या सर्वाहारी भी बोल सकते हैं, या अंतिम उपभोक्ता या उच्च पोषण स्तर, इनको इन डिफरेंट नेम से भी जाना जा सकता है। तो यहाँ पर ये अलग अलग क्या हो गए? पोषण स्तर हो गए, अलग अलग लेवल हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इनको हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर एनर्जी लॉस हर स्टेज पे हो रहा है। और फिर उसके बाद क्या आते हैं? अपघटक। इन सभी पोषण स्तरों में ये जो क्या करते हैं, इन सभी पोषण स्तर से वो आहार ग्रहण करते हैं। अपघटक इन सभी स्तर में से जो है अपना आहार ग्रहण करेंगे, वो डिकम्पोज का काम करते हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका इस तरह से कि क्या होते हैं, एनर्जी का प्रवाह कैसे होता है, ठीक। ये हो गया। अगला देखिए, फिर पिरामिड क्या होते हैं? पिरामिड क्या होते हैं? यहाँ पर ये देखिए, पिरामिड से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, और आपको समझना चाहिए हर चीज़, क्योंकि क्वेश्चन का कोई भरोसा नहीं है कहाँ से पूछ लिया जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आई है, आपको लग रहा है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है और मेरी वीडियो आपको थोड़ी भी लगता है कि हेल्पफुल है, तो आप लाइक ज़रूर करिए, हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है। तो और अगर फ्रेंड्स के बीच में अगर शेयर करेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी कि अच्छा कंटेंट और भी लोगों तक पहुँचे। देखिए, पिरामिड क्या होते हैं? पारिस्थितिक तंत्र के जो विभिन्न स्तर होते हैं, इसमें प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित जीव भार के रेखा चित्रीय निरूपण को जीव भार का पिरामिड कहते हैं। अब पिरामिड से क्या मतलब होता है? पिरामिड शब्द क्यों प्रयोग किया जाता है? क्योंकि ये जब एक लेवल से दूसरे लेवल में बढ़ते हैं तो ऊर्जा की मात्रा क्या होती है? श्रृंखला के ऊपर की ओर बढ़ते जाने के साथ कम होती जाती है, मतलब एनर्जी का लॉस आपने पढ़ा ही। तो इसको हम जब अगर डायग्राम के उसमें दिखाएंगे तो इसको इसीलिए पिरामिड कहा जाता है कि हर स्तर पे क्या होगा? एनर्जी लेवल जो है उसका घटता जाएगा। तो एनर्जी की मात्रा जब क्रमशः कम होती जाती है, तो इसीलिए इसको हम पिरामिड कहते हैं। ये पिरामिड भी कई तरह के हो सकते हैं। देखिए, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में जीव भार का जो पिरामिड होगा वो सीधा होता है, मतलब। और जलीय पारिस्थितिक तंत्र देखिए, अपराइट और इन्वर्टेड, ये क्या हैं? इनको आप ऐसे समझिए, पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न स्तरों के प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित जीव भार के रेखाचित्र निरूपण को जीव भार का पिरामिड कहते हैं। ये तो हम समझ गए। अब ये क्या होते हैं? सीधे और उल्टे
दोनों हो सकते हैं। यहाँ पर आप देख भी रहे हैं कि अपराइट और इन्वर्टेड, ये दो फॉर्म में पाए जाते हैं। मतलब स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में जीवभार का पिरामिड सीधा होता है और जलीय पारिस्थितिक तंत्र में जीवभार का पिरामिड उल्टा होता है। कैसे? यहाँ पर ये देखिए, ये तालाब का पारिस्थितिक तंत्र है। यहाँ पे ये देखिए, ये तालाब का मतलब जलीय पारिस्थितिक तंत्र का दिखाया गया है। यहाँ पर ये देखिए, ये जो है डाप्टम्स और फाइटोप्लैंक्ट्स, मतलब ये जो यहाँ पर ये लेवल है, यहाँ पर ये देखिए, इसमें क्या है, उत्पादक जो हैं सूक्ष्म पादप प्लवक होते हैं, फाइटोप्लैंक्टॉन्स जिनको कहते हैं। तो यहाँ पर ये उत्पादक का काम करते हैं। इनके ऊपर क्या है फिर शाकाहारी मछली मतलब प्राथमिक उपभोक्ता ये डिपेंड करती हैं, और फिर क्या होते हैं बड़ी मांसाहारी मछली द्वितीयक उपभोक्ता। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो है इसका ये जो स्पेस है ये देखिए बढ़ जा रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है संख्या कम हो रही है ना। तो मांसाहारी यहाँ पर मतलब जो मांसाहारी स्टेज है यहाँ तक आते आते क्या है संख्या कम होती जा रही है, और यहाँ पर क्या है छोटे छोटे जीव ज़्यादा पाए जा रहे हैं ये स्टेज, और यहाँ पर खाली एक रह गई है, लेकिन उसका क्या है एरिया बढ़ गया है। तो यही है पिरामिड, कि जो पिरामिड है ये इसी तरह से शो किया जाता है कि यहाँ पर जलीय पिरामिड जो है ये उल्टा दिखाया गया है कि यहाँ पे संख्या में देखिए वृद्धि हो रही है ना, ये दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर ये संख्या में वृद्धि हो रही है, और लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता है कम हो रहा है। तो इसी तरह से यहाँ पर ऊर्जा का जो स्तर है वो भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो इस तरह से आपने ये देखा कि ये जलीय पारिस्थितिक तंत्र। अब उसके बाद क्या होता है, ये जो द्वितीयक उपभोक्ता के बाद फिर क्या आएगा, फिर डिकम्पोजर्स आते हैं जो कि क्या करेंगे, ये तालाब के मिट्टी युक्त आधार में पाए जाते हैं, क्योंकि तालाब का ही पारिस्थितिक तंत्र है। ये नीचे की लाइन कट गई है, लेकिन ये है तालाब का पारिस्थितिक तंत्र। तो यहाँ पर क्या है कि फिर डिकम्पोजर्स आते हैं, ये तालाब के मिट्टी युक्त आधार में पाए जाते हैं, मतलब ये बेस में पाए जाते हैं। अब यहाँ पर ये पौधे और पशुओं के मृत अवशेष तालाब के अधर तल में पाए जाते हैं, मतलब उनको वो डिकम्पोज कर देते हैं और वो नीचे के लेवल पे पाए जाते हैं, आधार बेस लेवल पे पाए जाते हैं। तो ये डिकम्पोजिशन भी बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो क्या होगा सारा जो इसका स्ट्रक्चर है इकोसिस्टम का वो बिगड़ जाएगा और पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो डिकम्पोज होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। और आई होप आपको यह कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पे बने रहिए, क्योंकि आपके यहाँ पे TET, CTET, शिक्षक भर्ती सबकी तैयारी एक अच्छे कंटेंट के साथ कराई जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।